हमास और इसराइल के दरमियान घमासान की जंग जारी है। हमास ने अपने हमलों से इसराइल को नाको चने चबवा दिए। इस वीडियो में हम आपको हमास के उन अहम रहनुमाओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद ज़ईफ की। मोहम्मद ज़ईफ गजा की पट्टी के इलाके खान यूनिस के एक पनाह गजीन कैंप में सन 1965 में उस वक्त पैदा हुए जब ये इलाका मिस्र के ज़ेरे तसल्लुत था। हमास की तंजीम जब 1980 में कायम हुई, इस वक्त मोहम्मद ज़ईफ नौजवान थे। इसराइल के खिलाफ मुसल्लह मुज़ाहमत का अज़्म रखने वाले मोहम्मद ज़ईफ ने जल्द ही हमास के अस्करी विंग अज़ीज़ुद्दीन अल कसाम ब्रिगेड में अहमियत इख्तियार कर ली। 1989 में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने 16 माह कैद में गुजारे। कैद के दौरान ही उन्होंने हमास का अलग अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड कायम करने के बारे में सोचा और रिहाई के बाद इसे अमली जामा पहनाया। वो अल कसाम ब्रिगेड के बानियों में से एक थे। ज़ईफ को हमास के मकामी तौर पर तैयार करदा कसाम रॉकेट और गजा के नीचे बिछाई जाने वाली ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का खालिक भी तस्वुर किया जाता है। वो हमास के इंजीनियर और बम साज याहिया अयाश के काफ़ी करीब थे, जिन्हें सन 1990 की दहाई में इसराइल के मुसाफिर बसों में होने वाले खुदकुश हमले के सिलसिले का जिम्मेदार ठहराया जाता है। इसराइल ने सन 1996 में याहिया को कत्ल करा दिया, लेकिन इसके बाद भी इसराइल में खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी रहा। ज़ईफ को याहिया की मौत का बदला लेने की कई कार्रवाइयों का जिम्मेदार करार दिया जाता। सन 2000 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, ताहम वो फरार होने में कामयाब हुए। 2002 में हमास के बानियों में शामिल सलाह शहादत की शहादत के बाद उन्होंने हमास के अस्करी बाजू की क़यादत संभाली। इसराइल ने इनको कत्ल करने की 4 मरतबा कोशिश की, जिनसे वो बचने में कामयाब हो गए, लेकिन इस दौरान उन्हें कुछ शदीद जख्म आए। इसराइल को हासिल मालूमात के मुताबिक एक हमले में इनकी एक आंख और जिस्म का एक और अज़ू ज़ाया हो गया। मोहम्मद ज़ईफ पर एक और कातिलाना हमला सन 2014 में गजा पर इसराइल की कार्रवाई के दौरान हुआ, जब गजा के मोहल्ले शेख रिजवान में मोहम्मद ज़ईफ के घर को निशाना बनाया गया, जिसमें इनकी बीवी और इनका शेरख्वार बेटा अली जिंदगी की बाजी हार गए। इसराइल का ख्याल था कि इसने मोहम्मद ज़ईफ को भी हलाक कर दिया है, लेकिन वो उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इन नाकाम कातिलाना हमलों से इनकी साख और बेहतर हो गई और अपने दुश्मनों में इनको 9 जिंदगियों वाली बिल्ली की शोहरत हासिल हो गई। इनको ज़ईफ का नाम, जिसका मतलब मेहमान है, भी इसलिए दिया गया क्योंकि वो इसराइली कार्रवाइयों से बचने के लिए किसी एक मकाम पर एक रात से ज़्यादा नहीं रुकते। अब बात करते हैं मरवान ईसा के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्लास्टिक को लोहे में बदल सकते हैं। मरवान ईसा मोहम्मद ज़ईफ का दायां बाजू तस्वर किए जाते हैं और अल कसाम ब्रिगेड के नायब कमांडर हैं, जिनको साए के नाम से जाना जाता है। मरवान को फ़लस्तीनी कमांडो का लक़ब दिया गया। 1987 में हमास में शमूलियत के बाद इनको इसराइली फ़ौज ने गिरफ्तार कर लिया था और वो 5 साल तक कैद रहे। इसराइल के मुताबिक मरवान जब तक जिंदा है, हमास से असाब की जंग जारी रहेगी, क्योंकि इसराइली ज़राए मरवान को एक अमल पसंद शख्स समझते हैं जो इतने ज़हीन है कि प्लास्टिक को लोहे में बदल सकते हैं। 1997 में इन्हें फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गिरफ्तार कर लिया और वो सन 2000 में अल अक्सा इंतफादा के बाद रिहा हुए। रिहाई के बाद उन्होंने अल कसाम ब्रिगेड में मरकज़ी किरदार अदा किया और इसराइल ने इनको 2006 में कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें वो ज़ख्मी हुए और 2021 में इसराइल ने दोबारा 2014 गजा में इनका घर तबाह किया। 2011 से पहले इनकी शनाख्त भी मुमकिन नहीं थी, ताहम जब एक इसराइली फ़ौज की रिहाई के बदले रिहा होने वाले फ़लस्तीनी कैदियों के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई तो इसमें मरवान एक ग्रुप फ़ोटो में नज़र आए। अब बात करते हैं याहिया इब्राहिम अल सवार की। याहिया इब्राहिम 1962 में पैदा हुए और वो गजा की पट्टी में हमास के सियासी ब्यूरो के सरबराह हैं।
वो हमास के खुफिया इदारे मजद के बानी हैं, जो सिक्योरिटी मामलात देखती है। जैसा कि इसराइली एजेंटों से तफ्तीश, याहिया इब्राहिम को 3 बार गिरफ्तार किया गया। सबसे पहले 1982 में जब इसराइल ने इन्हें 4 माह तक कैद में रखा। सन 1988 में इन्हें तीसरी बार गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद की सजा दी गई। ताहम जब इसराइली फौज जलाद शोलत को यरगमाल बनाया गया तो सन 2011 में कैदियों का तबादला हुआ, जिसमें याहिया भी रिहा हो गए। याहिया ने हमास के एक अहम सरबराह का किरदार दोबारा हासिल किया और सितंबर 2015 में अमेरिका ने इनका नाम दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाल दिया। ताहम 2017 में इन्हें गजा की पट्टी में हमास के सियासी सरबराह के तौर पर चुन लिया गया। अब बात करते हैं अब्दुल्ला अल-बरगौसी की, जिन्हें साए का शहजादा कहा जाता है। अब्दुल्ला अल-बरगौसी 1972 में कुवैत में पैदा हुए और 1990 में उर्दन मुंतकिल हो गए, जहां उन्हें शोहरत मिली। इसके बाद वो जनूबी कोरिया के एक यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ने गए। ताहम 3 साल बाद डिग्री मुकम्मल किए बगैर ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। इस असना में उन्हें फ़लस्तीन में दाखिले का परमिट मिल गया। इंजीनियरिंग की तालीम के दौरान वो धमाका खेज मवाद में महारत हासिल कर चुके थे। अब्दुल्ला अल-कसाम ब्रिगेड में शामिल हुए और धमाका खेज मवाद तैयार करना शुरू किया। वो डेटोनेटर भी तैयार करते थे और उन्होंने इसी मकसद से एक खसूसी अस्करी फैक्ट्री कायम की। अब्दुल्ला की सरबराही में होने वाली कार्रवाइयों में अंदाजों के मुताबिक अब तक 66 इसराइली हलाक और 500 जख्मी हो चुके हैं। सन 2003 में इसराइली फौज ने इत्तफाक से उन्हें गिरफ्तार कर लिया और फिर 3 माह तक इनसे तफ्तीश होती रही। इनके खिलाफ मुकदमे में इन्हें तारीखी तवील तरीन सजा सुनाई गई। इन्हें 67 बार उम्र कैद की सजा दी गई, जबकि 5200 साल की कैद की सजा उसके अलावा थी। कैद तन्हाई में रखे जाने पर उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। उन्हें कैद के दौरान तहरीर करदा अपनी किताब के अनवान की वजह से साए का शहजादा भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इस्माइल अब्दुल इस्लाम हनिया की, जिनको अब्दुल अब्द के नाम से भी जाना जाता है। एक फ़लस्तीनी पनाह गज़ीन कैंप में पैदा होने वाले इस्माइल हमास के सियासी सरबराह हैं, जो 2006 में वज़ीर आज़म भी रहे। सन 1989 में इन्हें इसराइल ने 3 साल के लिए कैद कर दिया था, जिसके बाद इन्हें दीगर हमास रहनुमाओं के साथ लबनान सरहद पर बेदखल कर दिया गया। इस्माइल हनिया तकरीबन 1 साल तक जिला वतन रहे। ताहम वो 1 साल बाद गजा लौटे और 1997 में इन्हें शेख अहमद यासीन के दफ्तर का सरबराह मुतय्यन कर दिया गया। 16 फरवरी सन 2006 में हमास ने इन्हें फ़लस्तीन के वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए नामजद किया। 2006 में इसराइली फ़ौज के हेलीकॉप्टर ने वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया के दफातर को निशाना भी बनाया। इस हमले में 3 मुहाफ़िज़ ज़ख्मी हुए, लेकिन इस्माइल हनिया इस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। 1 साल बाद फ़लस्तीन के सदर मोहम्मद अब्बास ने उन्हें बरतरफ कर दिया, जब अल-कसाम ब्रिगेड ने गजा की पट्टी पर सिक्योरिटी मामलात अपने हाथ में ले लिए। इस्माइल हनिया ने इस अमल को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि इनकी हुकूमत फ़लस्तीनी अवाम के लिए काम करती रहेगी। बाद में इस्माइल हनिया ने फतह के साथ मफाहमत पर जोर दिया। 6 मई 2017 को इस्माइल हनिया को हमास की शोरा ने सियासी ब्यूरो का सरबराह मुंतखब किया। हमास के एक अहम रहनुमा खालिद मशल भी हैं। 1956 में सलवात नामी गांव में पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की, जिसके बाद इनका ख़ानदान कुवैत मुंतकिल हो गया था। मशल हमास तहरीक के बानियों में से एक हैं और वो इस तहरीक के आगाज़ से ही इसके सियासी ब्यूरो के सरबराह भी रहे हैं। वो 1996 से 2017 तक तहरीक के सियासी ब्यूरो के सदर भी रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की जानिब से बराह रास्त अहकामात पर मिशेल को निशाना बनाया था। मोसाद के 10 एजेंट्स जाली कैनेडियन पासपोर्ट के साथ उर्दन में दाखिल हुए थे। खालिद मशल इन दिनों उर्दन के शहरी थे और वो दारुल हुकूमत ओमान में पैदल चल रहे थे जब कोई जहरीला मवाद इनमें इंजेक्ट किया गया था। उर्दन में हुकाम को इस मंसूबे का इल्म हो गया था और उन्होंने मोसाद के इन अराकीन को गिरफ्तार कर लिया था। उस वक्त के उर्दन के बादशाह हुसैन बिन तलाल ने इसराइली वज़ीर आज़म से इस जहरीले मवाद का तरियाक देने का कहा। नेतन्याहू ने
آغاز میں تو ان کی یہ بات درخواست نہیں مانی، لیکن آپ اس معاملے میں صدر بل کلنٹن کی مداخلت اور امریکی دباؤ کے باعث نتن یاہو یا تریاک فراہم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ خالد مشعل نے غزہ کا پہلا دورہ دسمبر سن 2012 میں کیا تھا۔ مشعل کا یہ دورہ ان کے فلسطینی علاقوں سے منتقل ہونے کے بعد پہلی مرتبہ مشعل کا فلسطینی رہنما نے رفح کراسنگ پر ان کا استقبال کیا تھا، اور جب غزہ شہر میں داخل ہوئے تو سڑکوں کے کناروں پر فلسطینی کھڑے ان کا استقبال کر رہے تھے۔ سن 2017 میں تحریک کی شورا کونسل نے اسماعیل ہنیہ کو سیاسی بیورو کا سربراہ منتخب کیا تھا، اور آج تحریک نے انہیں بین الاقوامی شعبے کا سربراہ بنایا ہے۔